नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी बादशाह का जब वक्त खराब चलता है तो उसके जीते हुए किले भी धीरे धीरे ढहने लगते हैं और कुछ ऐसा ही हाल इस बादशाह का है। बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इस बादशाह ने जो किले जीते थे 2014, 2019 में, उसके बाद भी वो धीरे धीरे अब ढहते चले जा रहे हैं। और सबसे ताज़ा मिसाल हरियाणा की है, जहां किला ढहने की बिल्कुल कगार पर है। और अगला टारगेट महाराष्ट्र है, इस देश का सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट। यह किला भी ढह सकता है। अब दोस्तों, हरियाणा का तो हाल ही मत पूछिए। आलम यह है कि बीजेपी से कोई लड़ने को बड़ा नेता तैयार नहीं है। इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और आप कह सकते हैं कि लठ बज रहे हैं कई दफ्तरों में। और जिनको टिकट दिया जा रहा है, बदकिस्मती देखिए कि उनको टिकट वापस करना पड़ रहा है। यह हाल है। क्या सर्वे की मैं बात करूं। और उधर अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी का जो गुब्बारा है, मोदी और अमित शाह का, उसकी हवा निकलनी अभी से शुरू हो गई। चुनाव दिवाली बाद हैं, हवा अभी से निकल रही है। अब इधर महाराष्ट्र में कई सर्वे आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सर्वे आए, बीजेपी का, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे, इंटेलिजेंस का सर्वे। लेकिन एक सर्वे जो आज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वो लोक पोल का सर्वे। और ये जो सर्वे है, इसमें साफ जिक्र है, इसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के हाथ से किस तरह से गेम निकल रहा है। अगर आप ये सर्वे देखें एक नज़र में, तो एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, उनके पीछे मोदी, शाह और अजीत पवार जो एनसीपी के हैं, शिंदे, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना को लीड कर रहे हैं। ये जो एनडीए की जो तिगड़ी है, ये 288 के असेंबली में, हाउस में, इनको 115, 128 दिखाया गया, यानी बहुमत से नीचे दिखाया गया। और अगर आप महाविकास अघाड़ी देखें, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो तिगड़ी है, तो ये 141 से 154 के आसपास, यानी सरकार बन रही है, बहुमत इनको मिल रहा है। और जो बाकी अदर्स हैं, अदर्स तकरीबन आप कह सकते हैं 5 से 18 के हैं। लेकिन अदर्स की इंपॉर्टेंस तभी है जब असेंबली फ्रैक्चर्ड हो, भंग हो। बहरहाल सर्वे देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा ना, किला ढहने के कगार पे, भाजपा का किला महाराष्ट्र में ढहने के कगार पर है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो तस्वीर इस सर्वे से बयां हो रही है, उसमें तो साफ जाहिर है कि गेम जो है वो मोदी और शाह के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि शाह साहब को उम्मीद है, उनको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया भी कायम है। शाह साहब को लगता है कि उनकी जो लाडली बहना योजना है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से कॉपी करी और महाराष्ट्र में लागू करी, उनको लगता है ये जो कैश जा रहा है, ये जो पैसा जा रहा है बहनों के खातों में, महिलाओं के खातों में, ये कुछ गुल खिलाते। लेकिन मराठी मानुस का मानना है, उनका मानना है कि सेंटिमेंट्स बड़ी चीज़ है। मराठा सेंटिमेंट्स पे खेलता है और सेंटिमेंट्स गुजरात लॉबी के साथ नहीं, मोदी शाह के साथ नहीं। सच्चाई है कि ज़मीन पर आज अगर आप देखें महाराष्ट्र को, आगे मैं बात करूंगा, तूती जो बोल रही है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की बोल रही है। और एक अंडर करंट राहुल गांधी का भी महाराष्ट्र में, विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक तूती बोल रही है इस वक्त। और अगर आप मोदी शाह की बात करें तो मुझे लगता है कई फेलियर्स, उनका जो प्लान फेल हो रहा है, पीछे कई कारण हैं। और ये जो कारण है, इस पर मैं कुछ जानकारियां आपसे ज़रूर साझा करूंगा, एक्सपर्ट्स के साथ आगे करूंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला, हरियाणा पर तो मैंने बताया कि किला एकदम ढहने के कगार पर, लेकिन महाराष्ट्र हाथ से निकला तो फिर दिवाली के बाद दिल्ली में क्या होने जा रहा है। अब दोस्तों, कोई चमत्कार हो जाए या नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा कमाल कर दें कि हरियाणा का चुनाव बदल दें, महाराष्ट्र का चुनाव बदल दें, तो एक अलग बात है। लेकिन नेचुरल कोर्स में ऐसा लगता है कि कई राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, फिज़ा अच्छी नहीं है गुजरात लॉबी की, और हो सकता है चारों राज्य हाथ से निकल जाएं। और यहीं पर एक सवाल है जहां पर आपको भी गौर करना चाहिए कि अगर मोदी जी के हाथ सिर्फ हार ही लगती है, तो इस हारे हुए घोड़े पर क्या नीतीश कुमार दांव लगाएंगे, जिनको सबसे क्रूशल चुनाव अगले साल फेस करना है? क्या नीतीश कुमार अपने करियर का
सबसे बड़ा चुनाव, आखिरी चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, क्या मोदी जी पर सवार होंगे वो? क्या मोदी जी को पार्टनर बना के वो चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी को फेस करेंगे? क्या हारे हुए घोड़े पर नीतीश कुमार दांव लगाएंगे? नायडू बाबू की बात नहीं है, चुनौती इस वक्त नीतीश कुमार के सामने है। वो क्या करेंगे नवंबर के बाद? और सबसे बड़ी चीज़, ये जो साहब हैं मोहन भागवत और इनकी जो टीम है, जो नाराज चल रही है अंदर ही अंदर, एक तरह से संवाद खत्म होता जा रहा है मोदी के साथ मोहन भागवत का। और अभी जो केरल में बैठक हुई है, उस बैठक में जिस तरह का चिंतन सामने आया है, क्या हारे हुए घोड़े पर आरएसएस और सवारी करना चाहेगा? जिस रथ का घोड़ा बदल सकता है, क्या ऐसा कोई विकल्प है? देयर इज सम रिप्लेसमेंट। मोदी का कोई ऐसा रिप्लेसमेंट है मोहन भागवत के जहन में, उनके प्लान में? और क्या ये घोड़ा बदला जा सकता है दिवाली के बाद, अगर दिवाला निकलता है गुजरात लॉबी का चुनाव में? बिग क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सपर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात हरियाणा की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात महाराष्ट्र और झारखंड की नहीं कर रहे हैं। अगर ये चुनाव हाथ से निकले तो फिर क्या देश की जो राजनीति है उसकी दिशा बदल सकती है? और मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं एक टी पॉइंट आ सकता है कि अब आगे रास्ता नहीं है। कैसा हो सकता है? हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं और कई दिनों के बाद विवेक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी ज़बरदस्त पत्रकारिता उन्होंने करी, एक बड़े अखबार में, नागपुर में रहते हैं, आरएसएस मुख्यालय जहां पर है, और आप कह सकते हैं कि आरएसएस की हर जानकारी अगर कहीं से ब्रेक होती है तो विवेक देशपांडे ही ब्रेक करते रहे हैं। विवेक देशपांडे को मैंने बुलाया पूछने के लिए कि क्या आरएसएस सोच रहा है कि घोड़ा बदला जाए अगर घोड़ा थक गया है। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे, मुंबई के स्टार रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीधे मुंबई से जुड़ेंगे, आपको जानकारी देंगे कि भाई तूती क्यों बोल रही है उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की और राहुल गांधी की। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे जो बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है नवंबर के बाद, अगर मोदी जी थक जाते हैं, घोड़ा थक जाता है, हार जाता है, तो क्या सवारी करेंगे नीतीश कुमार जैसा नेता सवारी करेगा? बिग क्वेश्चंस, वेरी बिग क्वेश्चंस। और दोस्तों, गुजारिश ये है कि इस डिस्कशन को, इन खुलासों को आखिर तक सुनिएगा। अक्सर मतलब की बात दी एंड में आती है। लखेड़ा साहब, कि ये जो सर्वे आ रहे हैं ये एनडीए को 125 सीट के आसपास दिखा रहे हैं, 114 से 128। तो सर्वे में कहीं भी एनडीए यानी अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी ये 125 से आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अमित शाह भी रविवार को, संडे को वो मुंबई में थे, एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग करी, पहले अजीत पवार और शिंदे गुट के साथ मीटिंग करी, फिर बीजेपी के साथ मीटिंग करी। और बीजेपी में उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर 125 सीटें जीतेंगे। यानी जितनी सीटें एनडीए को सर्वे नहीं दे रही, उससे कहीं ज्यादा सीटें अमित शाह अपने दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। ये जो दावा है ये सच्चाई है, ये दावा एक आपको खोखला लगता है? देखिए, ये तो एक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी जो पराजय हो रही है उनके अलायंस की, उसके बारे में उनको हम चारों से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है। और ये इलेक्शन होगा तो फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा ना, इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पैसा बहाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट खड़े करने पड़ेंगे। मुझे तो ये पता लगा कि शिंदे के बीच में जो एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, वो कई निर्दलीय को पटा रहे हैं बीजेपी के कि तुम निर्दलीय खड़े हो जाओ, पैसा हम देंगे। और 25-25 करोड़ रुपए की बोली लग रही है कि आप खड़े हो जाइए, 5,000, 7,000, 8,000 वोट पड़ेंगे, बहुत है। दरअसल कंपटीशन क्या हो रहा है कि शिंदे को ये पता लग गया है कि अगर हम अगर पिछड़ गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, मतलब मैं पार्टी भी जाएगी, कम सीटें मिली, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, पार्टी भी जाएगी और मुख्यमंत्री की पोस्ट दोबारा मिलने वाली नहीं है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना पता लग गया है कि हरियाणा के बाद, हरियाणा में हारे और इसके बाद महाराष्ट्र की जो हार होगी, ये हार सीधे तौर पर दिल्ली का जो तख्त है उसको बुरी तरह हिला देगा। और मराठा जो सेंटिमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मराठा सेंटिमेंट से, एक बार मराठा जो मतदाता है सेंटिमेंट से, वो अगर मन बना लिया उसने
कि इनसे मुक्त करना है महाराष्ट्र को। दुनिया का कोई ताकत जो है ना, ये जो मराठा सेंटिमेंट को जी वापस नहीं ला पलट नहीं सकती, सकती। ऐसा मेरा मानना गॉट द है। पॉइंट जी। हालत बहुत खराब है महाराष्ट्र में। और अगर मैं लखेड़ा साहब की बात मानूं तो अमित शाह जो अपने को चाणक्य कहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, या बीजेपी उनको चाणक्य मानती है अमित शाह को, लखेड़ा साहब इशारा कर रहे हैं कि नाव तो जो है वो अमित शाह ने डुबो दी है। भैंस जो पानी में गई है बीजेपी की, वो अमित शाह की वजह से गई है। मैं जरा पूछूं सुधीर सूर्यवंशी जी से, सुधीर जी, अमित शाह 125 सीटें लाने की बात कर रहे हैं कि 125 बीजेपी अपने दम पर लाएगी, लेकिन लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो आदमी, इसी ने तो नाव डुबोई है, इसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी महाराष्ट्र का। क्या ये बात सही है कि अमित शाह ने फायदे की जगह नुकसान ज्यादा कर दिया बीजेपी का? ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल दीपक जी, जैसे सर्वे भी आया और जैसे हम भी बात करते हैं लोगों से काफी अक्रॉस सेक्शन से, उसमें एक बात आम तौर पे उभर के आ रही है कि जो सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र में वो एंटी बीजेपी है। अभी उनका चेहरा आप मोदी जी को कीजिए, अमित शाह को कीजिए और देवेंद्र फडणवीस को कीजिए, ये मुझे लगता है ज्यादा मायने नहीं रखता। एक पार्टी के तौर पे लोगों को ऐसा लगता है महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में जिस तरीके से उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति फिनिश की और लोगों को जेल में डालने का जो प्रयास किया, देखो लोग पहले भी जेल जा चुके, लेकिन किसी ने किसी परिवार के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोग परिवार के ऊपर अटैक करके उनको जेल भेज रहे। और इसी राजनीति का जो स्तर रहता है, राजनीति का स्तर तो नीचे गिर रहा है, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं, लेकिन जो जितने तेजी से गिर रहा है, उस तेजी से गिरने को मुझे लगता है कि लोगों में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए लोकसभा में सबसे ज्यादा नुकसान, ज्यादा सीट लड़के भी भारतीय जनता पार्टी का हुआ। जो ट्रेंड है मोटा मोटी, वो महाविकास आघाड़ी की ही फेवर में है, महाविकास आघाड़ी के फेवर में है। विवेक देश पांडे जी, आप तो नागपुर में हैं और नागपुर में आपने एक उम्र गुजारी रिपोर्टिंग करते करते, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, बीजेपी की आप राजनीति को समझते हैं। लेकिन जहां आप रहते हैं विवेक जी, नागपुर के चारों तरफ, चाहे 100 किलोमीटर की परिधि ले लीजिए, चाहे 200 किलोमीटर ले लीजिए, नागपुर की सीट अगर आप गडकरी जी की छोड़ दीजिए तो बाकी जगह तो बंटा धार है बीजेपी का। चारों तरफ आरएसएस का जहां गढ़ है। आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह पूरी तरह फेल हुए हैं और मोदी जी का जो एक करिश्मा था 2014 और 19 में महाराष्ट्र में, अब वो करिश्मा नहीं रहा मोदी जी का महाराष्ट्र में? पीपल डोंट लाइक हिम, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, पीपल डोंट लाइक हिम जिस तरह से वो 2014 में फिदा थे। मैं मराठियों की बात कर रहा हूँ। जी दीपक जी, जहां तक विदर्भ का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो पोल है, इस पोल ने ये कहा है कि बीजेपी को सबसे बड़ा सेटबैक शायद विदर्भ में ही मिलने वाला है। और ये बावजूद इसके कि विदर्भ के दो सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के दो सबसे बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, ये विदर्भ से आते हैं। और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है जी, बावनकुले साहब, वो भी वहीं से, नागपुर से आते हैं। तीन बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद अगर विदर्भ में बीजेपी की हालत खस्ता है, तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। ये ओवरऑल पूरे स्टेट का जो बीजेपी का सीन है, उसकी ओर एक इशारा करता है कि ये बीजेपी की हालत कितनी खराब बाकी जगह हो सकती है अगर विदर्भ में इतनी खराब है तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर बीजेपी और उसके मित्र पक्ष जो है, अब देखिए 164 सीटों पर पिछली बार ये लड़े थे बीजेपी वाले, आज वो 150 पर लड़ने वाले, यानी पिछले बार से ये 14 सीटों पर कम लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें से 125 सीटें जीतना है, जबकि ये सर्वे पूरी तरह से सारे को मिलाकर 125 सीट दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो मित्र पक्ष है, इसमें से अजीत पवार वाला जो गुट है, उसकी लोकसभा में क्या बुरी हालत हुई सबको पता है। अब उनको 60 सीटें देने की बात चल रही, जो 10 सीटों पर जीत नहीं सकते, इतनी बुरी हालत में वो है, उनको अगर ये 60 सीटें दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि 50 सीटों का गड्ढा तो अकेले एनसीपी अजीत पवार गुट की वजह से ही पड़ रहा है। तो ये कहां से मेजॉरिटी लाएंगे?
लखेड़ा साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं पहले पूछना चाह रहा हूं सुधीर सूर्यवंशी जो मुंबई से हैं। सुधीर जी, ये बताइए कि क्या ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो जोड़ी है, दो महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की जोड़ी है, क्या ये जोड़ी अमित शाह और मोदी पर भारी पड़ गई है? क्या आपको लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ना, उनको अपमानित करना, जलील करना, उनकी बेइज्जती करना, ये सब मराठियों को बड़ा बुरा लगा और अल्टीमेटली शरद पवार और उद्धव ठाकरे आज की तारीख में मोदी और अमित शाह के लिए एक हिमालय जैसा पहाड़ बन गए जिसको तोड़ना और गिराना मुश्किल है? दीपक जी, आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव जब चल रहे थे उसके पहले उसके उस टाइम में हम जब विवेचन करते थे, मैंने आपको एक बात कही थी। महाराष्ट्र में दो बड़े कद्दावर मास लीडर है, वो एक शरद पवार है, दूसरे है वो उद्धव ठाकरे। और बाकी जो लोग हैं मैनेजर है, जैसे देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो। वो मास लीडर और मैनेजर के वर्सेस जो लड़ाई हुआ उसमें किसने जीता? मास लीडर ने जीता। ये सबसे अहम बात है। मुझे लगता है वही ट्रेंड विधानसभा में आने वाले दिनों में चालू रहेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में महाराष्ट्र की जो जनता है उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो आप किसी बहाने पार्टी तोड़ के, सिंबल छीन के, उनकी सरकार गिरा के ले नहीं सकते। ये लोकसभा ने दिखा दिया कि जनता अभी भी उनके साथ में है। आप भले उनकी पार्टी तोड़ दो, सरकार गिरा दो, उसका कुछ असर लोगों में गिरता नहीं। जी, जी। आप सही कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी, उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी। मास लीडर शरद पवार थे, मास लीडर यानी लोगों के जो नेता थे, जो लीडर था वो उद्धव ठाकरे थे, लीडर शरद पवार थे। लेकिन अमित शाह और मोदी ने मैनेजर तोड़े। शिंदे जो थे वो मैनेजर थे उद्धव ठाकरे के, अजीत पवार मैनेजर थे शरद पवार के। तो मैनेजर को अपने साथ मिला तो लिया, लेकिन लीडर वहीं रह गए। इस वजह से महाविकास आघाड़ी भारी पड़ गई है महायुति पे, एनडीए पर। एक चीज यहां पर लखेड़ा साहब पूछना चाहूंगा, क्योंकि समय कम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा हाथ से निकला, जम्मू कश्मीर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता है, सबको पता है जम्मू कश्मीर में क्या स्टेक्स हैं, खासकर कश्मीर में। तो हरियाणा हाथ से निकला, महाराष्ट्र हाथ से निकला, तो फिर ये मोदी शाह का क्या होगा? ये तो बता दीजिए लकड़ा साहब। इतने साल से आप राज्यसभा और लोकसभा कवर कर रहे हैं, फिर संसद में क्या होगा? दिल्ली में देखिए, नवंबर आने दीजिए, अभी तो ठंड शुरुआत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सरकार पर जो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप जब हारते चले जाते हैं तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो बैसाखियां होती हैं। और बैसाखियां लूज अपने जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू अपना निकालना शुरू करती है, क्योंकि बैसाखियों का भी अपना इंतजाम करना है। ये जो हार का जो सिलसिला है, ये हार का सिलसिला अगर बिहार को भी टच करेगा, और बिहार में बीजेपी की हालत खराब है। बीजेपी झारखंड, बीजेपी जो देखिए जो सेंटिमेंट्स बिहार में है, मोटा मोटा तौर पर झारखंड में, हालांकि झारखंड में लोकसभा चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिल पाई इंडिया अलायंस को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हार होगी, इसका पहला विकेट गिरेगा पटना में, बिहार में। नीतीश कुमार को अपना रास्ता चुन लेना पड़ेगा इमीडिएट। और विंटर सेशन जो है, बीजेपी अब कोशिश कर रही है, उसे दो भाड़ करने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार के 12 में से 3-4 लोग अपने साथ मिला लेंगे। वो नीति, वो पॉलिसी, वो टैक्टिक्स सफल नहीं होने वाली है। सबसे बड़े जो मजबूत और सातिर पॉलिटिशियन है, तेज पॉलिटिशियन, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को भी लगेगा कि नाव डूब रही है, तो चंद्रबाबू नायडू भी, जो केंद्र में अगर ये सरकार गिरती है, जो एनडीए सरकार है, अगर ये सरकार गिरती है, कमजोर होती है, तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू नया मॉडल जो बनेगा इस सरकार के गिरने के बाद। और जो मिड इलेक्शन होने वाला, मिड टर्म इलेक्शन की संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं कि अगर ये हार का सिलसिला चलता रहा तो देश में मिड टर्म इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लखेड़ा साहब, बड़ी बात आपने की। आपने कहा कि हरियाणा में पराजय हुई, महाराष्ट्र में पराजय होती है और फिर झारखंड होती है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नवंबर के बाद, दिवाली के बाद
इन फैसलों को देखकर वो पुनर्विचार कर सकते हैं, बैसाखी विथड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ नीतीश कुमार बिहार में अपना आखिरी चुनाव, अपने करियर का जो पीक है, आखिरी चुनाव वो नहीं लड़ना पसंद करेंगे मोदी के साथ। मैं एक आखिरी सवाल मैं सिर्फ देशपांडे जी से कर रहा हूं। देशपांडे जी, एक छोटा सा बस आंसर चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर महाराष्ट्र में पराजय होती है बीजेपी की, हरियाणा में होती है, तो क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू और नीतीश कुमार ये लोग भी कुछ फिर रीथिंक कर सकते हैं? एक शॉर्ट में जवाब। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट ये कभी भी हो सकता है। अगर मोदी जी की वो ताकत नहीं रही, ये 4 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद अगर ये बात समझ में आ जाती है सबको कि अभी मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक खोटे सिक्के की तरह केवल उनकी बैसाखियाँ, मतलब जो जेडीयू है और जी, जेडीपी है वही नहीं, तो बीजेपी के अंदर भी बदलाव, उनके बदलाव के लिए बीजेपी के अंदर भी कोशिश होगी। तो और मुझे लगता है कि अगर चलिए एक मोदी जी सवाल की मैं आपसे ताकत, पूछ ही लूं, विवेक जी, आप तो आरएसएस के मुख्यालय से पर ही आप वहीं से बोल रहे हैं, बगल से ही उसके, आप नागपुर में बैठे हैं। एक सवाल आपसे मैं सोच रहा हूं पूछ ही लूं। अगर ये चारों राज्य हार जाते हैं मोदी जी, जिस तरह के इस वक्त राइटिंग ऑन वॉल दिख रही है, तो क्या आरएसएस कुछ सोच सकता है? मोहन बिल्कुल भागवत कुछ मैं वही सोच कह रहा सकते हूँ, हैं? दीपक जी। ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जो अलायंस पार्टनर्स है, जिनके बदौलत ये सरकार चल चल रही है, वो अगर कुछ अलग सोचना शुरू कर देते हैं, तो आरएसएस और बीजेपी के अंदर के भी जो एंटी मोदी और एंटी शाह वाले जो लॉबी है बीजेपी की, वो सारे मिलकर इन 2 अलायंस पार्टनर्स को मनाने की कोशिश करेंगे और ये मनाने की कोशिश करेंगे कि हम इनका अल्टरनेटिव आपको दे रहे हैं बीजेपी के अंदर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात करी विवेक देश पांडे, नागपुर में जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, और आप कह सकते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों से अगर कोई पत्रकार आरएसएस को एकदम डीपली जाके कवर कर रहा है तो वो विवेक देश पांडे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इनकी बहुत सी खबरें पढ़ी आरएसएस को लेकर, और इनका ये कहना है कि आरएसएस भी एक विकल्प दे सकता है मोदी का। वो गडकरी हो सकते हैं, वो कोई और हो सकता है, लेकिन आरएसएस में थिंकिंग चल रही है कि अगर मोदी लगातार हारे तो इस घोड़े को बदलो, दूसरा घोड़ा रथ पे लगाओ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं 1 मिनट के अंदर। सुधीर जी, ये जो विवेक जी कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में जो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, यहां पर भी ये सोच चल रही है कि अगर हरियाणा हारे मोदी जी, फिर महाराष्ट्र हार गए, फिर झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर भी हाथ से निकला, और अगर नीतीश कुमार उस वक्त थोड़े प्राइसी हो गए, वो भी थोड़ा अलग होने की बात करने लगे, तो उससे पहले कि ये सरकार गिरे, आरएसएस एक विकल्प लेके आ सकता है। क्या आपको लगता है कि नितिन गडकरी एक विकल्प हो सकते हैं? सुधीर जी। दीपक जी, जैसे विवेक जी ने जो बात की, मैं उसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि आरएसएस की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी कुछ टॉप लीडर के साथ हुई, तो उनमें उन्होंने एक एजेंडा दिया बीजेपी को कि इस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ो। आप इस तरह के चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप हार गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इधर यू परफॉर्म और यू पेरिश। उसके बाद में सबसे बड़ी खबर यह है कि उसके बाद में आरएसएस हाथ खड़े करने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ से, और कहने वाला है कि हम दूसरा विकल्प ढूंढने में हम कोई डिले नहीं करेंगे। जी, एक छोटा सा जवाब, फाइनल कमेंट मैं लखेड़ा साहब से ले रहा हूँ। लखेड़ा साहब, जैसा कि विवेक देश पांडे जो आरएसएस को कवर करते रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों से, और सुधीर जी भी काफी पैठ रखते हैं, इन दोनों का ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, झारखंड हारे, मोदी जी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई, तो आरएसएस, मोहन भागवत कोई विकल्प दे सकता है, मोदी को रिप्लेस कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है लखेड़ा साहब? लास्ट मतलब 30 सेकेंड्स। देखिए, बीजेपी जो है आरएसएस का एक ब्रांच है। ये मुगालते में नरेंद्र मोदी भी नहीं है। ये अलग बात है कि मोदी रिजिम में क्या किया कि आरएसएस के एक फैक्शन को अपने साथ मिला लिया, लेकिन अल्टीमेट जो जो एक पड़ाव होता है पॉलिटिक्स का, आरएसएस कभी भी ये नहीं करेगी कि जो हारा हुआ घोड़ा है या जो डूबता हुआ जहाज है उस पर स्टेक नहीं लगाती है। आरएसएस का ये मानना है कि जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी में वो चलती रहनी चाहिए। अगर उनको ये पक्का भरोसा है कि अगर इनको हाथ में अगर ज्यादा दिन तक पावर लंबे समय तक दी गई
तो पूरी बीजेपी डूब जाएगी। और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये अब ज्यादा दोबारा अल्टीमेटम बहुत बड़ी बात देगी। अब मेरे तीनों एक्शन करेगी जी, मेरे तीनों एक्सपर्ट्स ने आज बहुत बड़ी बात आखिर में करी। यानी बड़ी खबर हमें आखिर में मिली, जहां पर विवेक देशपांडे, सुधीर सूर्यवंशी और उमाकांत लखेड़ा, एक्सपीरियंस रिपोर्टर, आरएसएस को, बीजेपी को, राजनीति के हर सिस्टम को भीतर तक जानते। इन तीनों का यह कहना है कि अगर नवंबर में जब ये 4 राज्यों के नतीजे सामने होंगे, अगर स्कोर 4-0 हुआ, बीजेपी 0, मोदी और अमित शाह चारों राज्य हार गए अगर, तो इससे पहले कि नायडू और नीतीश कुछ करें, उससे पहले आरएसएस अपना खेल कर देगी। हो सकता है ये घोड़ा बदल दे। आरएसएस मोदी को छोड़ सकती है अगर मोदी जी ये चारों राज्य हार गए, क्योंकि लखेड़ा साहब ने कहा कि डूबते जहाज पर स्टेक नहीं लगाती, दांव नहीं लगाती आरएसएस। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, और यहीं से इस निष्कर्ष से एक बात होती है कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा डिसाइसिव, एक राजनीति में, देश की राजनीति में, देश की राजनीति की जो दशा है उसमें एक नई दिशा दे सकता है। एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर महाराष्ट्र का चुनाव खड़ा है। अगर मोदी हारे तो इस सरकार का जो नेतृत्व है वो बदल सकता है, कोई नया चेहरा आ सकता है, वो गडकरी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। विवेक देशपांडे जी, आज आपने समय निकाला, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। सुधीर भाई, मुंबई बहुत मसरूफ शहर है और आपकी मसरूफियत कुछ मुंबई से भी ज्यादा है, फिर भी आपने समय निकाला, आप आए। और लखेड़ा साहब, आपको मैं दोनों हाथों से प्रणाम करूंगा कि आप आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, संसद कवर करते हैं, रोज मोदी को देखते हैं आप जब भी संसद चलती है, और इतनी बेबाकी से आप बोलते हैं, मोदी को कवर करते हैं, संसद कवर करते हैं, वहीं बैठे हैं आप, और इतनी जबरदस्त आप बातें करते हैं, और इतना मैं कह सकता हूं बेखौफ बातें आप करते हैं, उसके लिए आपको भी सैल्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।